हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करने वाले हैं। इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन आता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपनी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर लेबोरेटरी फ्रेम में भी बहुत सारे केसेस होते हैं कोलिजन के बाद। आफ्टर कोलिजन बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हम उसको वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ लिया है कि जैसे M1 M2 क्या है, U1 U2 क्या है, V1 V2 क्या है, ये सब बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम हेड ऑन हेड कोलिजन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M1 और M2 क्या है, जो दो पार्टिकल्स हमने लिए हुए हैं। तो M1 है फर्स्ट, जो पहला पार्टिकल है उसकी मास, और M2 है सेकंड पार्टिकल का मास। वही जो U1 है वो फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल मास है, इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल की। और U2 क्या है, सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कोलिजन से पहले की। और V1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। और V2 है सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। आफ्टर कोलिजन का केस है ये। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना है हमें कि M1 एंड M2 masses of two particles U1 U2 and V1 V2 their respective velocities before and after collision। या फिर लिख सकते हैं आफ्टर हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं। अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। सेंटर्स का मतलब यहाँ पर ये A है, ये B है, ये फर्स्ट पार्टिकल है सेकंड पार्टिकल, और ये है लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, और यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखें, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कोलिजन हो तो मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहता है। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले मोमेंटम की इक्वेशन का। क्या लिख सकते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पर U1 और U2 ये एक्सप्रेशन हो गया इनिशियल मोमेंटम, और ये एक्सप्रेशन हो गया फाइनल मोमेंटम का। ठीक है, वही अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखे कि मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मास, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास, उसकी वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, इनको अलग अलग कर लिया अगर हम, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए कि यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ से हम V1 की वैल्यू ही निकालेंगे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन में से M1 अलग करेंगे, यहाँ से M1 वाला सारा अलग करेंगे फर्स्ट पार्टिकल का, तो ये हो जाएगा M1 ब्रैकेट U1 माइनस V1। इसी तरीके से M2 U2 माइनस V2 माइनस U2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और इसी तरह इस इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 4। अब सिंपली क्या करते हैं, हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर वैसे तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी।
केस को थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, और ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1। इस तरीके से यहाँ से हम कर सकते हैं m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। तो अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। एक्सप्रेशन क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया, फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारे पास ये, इसको कह देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा अगर हम और सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमें क्या शो करता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है in which particles approach each other before collision is equal to relative velocity with which particle recede from each other after collision। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के इक्वल होती है इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, देखिए u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, और फिर इसको हमने रीअरेंज कर दिया था u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का वो स्टेटमेंट आ गया था जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ से क्या करते हैं, v2 और v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब पहले इस एक्सप्रेशन में से v2 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आ जाएगी, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक, और अगर यहां से हम v1 की वैल्यू निकालना चाहें तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी v2 प्लस u2 माइनस u1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाल दी। अब यहां से क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 निकाली थी, इक्वेशन 3 क्या थी, जो हमने सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन की जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी, इनिशियल मोमेंटम जो हमने लिखा हुआ था, तो वो हमने कैसे लिखा था, हमने इक्वेशन लिखी थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारी इक्वेशन 3 थी, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी थी। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, ये हमने इक्वेशन 3 लिखी थी, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको पुट किया इस इक्वेशन में, इस v2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास v1 का ये एक्सप्रेशन आया। और उसी तरीके से यहाँ पर इस इक्वेशन 3 में ये जो v1 की वैल्यू हमने निकाली है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v2 की एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने ऐसा किया तो यहाँ से हमारे पास v1 की वैल्यू आई ये, और यहाँ से v2 की वैल्यू आई ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जो ये वैल्यूज आई हमारे पास v1 और v2, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, इसलिए आप ये चीज खुद ही सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि करना क्या है इसमें। ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन हमने लिखी थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये v2 की वैल्यू पहले यहां पर पुट कर दी, तो यहां से v1 का एक्सप्रेशन आ गया,
उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में हमने v1 की वैल्यू पुट कर दी तो v2 का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां से ये v1 की वैल्यू आई और ये v2 की वैल्यू आई, इन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है स्पेशल केसेस में, सबसे पहला केस आता है कि अगर यहाँ पर जो दो बॉडीज हैं, जो दो पार्टिकल्स हमने लिए हैं, अगर दोनों का मास इक्वल है, अगर दोनों का मास इक्वल है मतलब m1 और m2 इक्वल है, उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पर हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 अगर हम कर दें तो यहां से हमें v1 की वैल्यू क्या नहीं मिलेगी, v1 इज इक्वल टू u2। उसी तरीके से अगर जो v2 की वैल्यू है वहां पर m1 इज इक्वल टू m2 कर दे तो हमें मिलेगा v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज जिनका मास इक्वल है वो वन डायमेंशन में इलास्टिकली कोलाइड करती है, तो जो उनकी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। उसी तरीके से जो फर्स्ट बॉडी की सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, पहला केस तो ये आता है। अब देखिए एक बार इसमें पुट कीजिए, जो v1 और v2 की वैल्यू थी ना, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 पुट कीजिए और v2 के एक्सप्रेशन में भी m1 इज इक्वल टू m2 पुट कीजिए और देखिए कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं। एक बार हम देख लेते हैं कि v1 और v2 का एक्सप्रेशन क्या था, फिर आप उसमें वैल्यूज डालिए और देखिए आता है या नहीं। तो ये रहा v1 का वैल्यू और ये रहा v2 का वैल्यू। यहाँ पर देखिए m1 इज इक्वल टू m2 करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या, m1 इज इक्वल टू m2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2m1 या फिर 2m2 लिख सकते हैं इसको। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, v1 इज इक्वल टू u2 आ गया, सीधा सा एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमिलरली v2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 करेंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2m1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया v2 इज इक्वल टू u1। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या करते हैं कि अगर सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है, सेकंड पार्टिकल अगर हमारा रेस्ट पर है इनिशियली, मतलब u1 जो है वो हम 0 ले रहे हैं, नहीं सेकंड पार्टिकल अगर रेस्ट पर लेते हैं, ठीक है, सेकंड पार्टिकल अगर रेस्ट पर ले रहे हैं मतलब u2 की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, v2 की वैल्यू नहीं, v2 तो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड पार्टिकल की। ठीक है, तो इनिशियली अगर सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है तो मतलब u2 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर u2 की वैल्यू 0 रखिए, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो v1 का एक्सप्रेशन क्या आया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। सिमिलरली इस v2 के एक्सप्रेशन में u2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। u1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि m1 और m2 इक्वल है, ठीक है, तो हम वही केस ले रहे हैं कि यहाँ पर m1 और m2 तो इक्वल थे और ऊपर से जो सेकंड पार्टिकल था वो इनिशियली रेस्ट पर था। तो यहां से अगर m1 इज इक्वल टू m2 करेंगे तो v1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और यहां पर जो v2 है वो u1 स्पीड से चलेगा। ठीक है, यहां पर मतलब ऐसा हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो सेकंड पार्टिकल इनिशियली जो रेस्ट पर था वो कोलिजन के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से मूव करेगा। वहीं अगर हम सेकंड पार्टिकल की बात करें तो सेकंड पार्टिकल कोलिजन के बाद रेस्ट पर हो जाएगा। रेस्ट पर हो जाएगा मतलब जो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी क्या थी, 0, वो इस पार्टिकल की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वेलोसिटीज इंटरचेंज ही हुई है। मतलब अगर मासेस सेम हो, दो बॉडी का मास सेम हो और वो कोलाइड कर रही है इलास्टिकली, तो उनका जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगा।
तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए जो फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड नहीं, देखिए जो सेकंड पार्टिकल है, हम पहले बात करते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। और जो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। पर इस केस में u2 की वैल्यू 0 थी, इसलिए जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वैल्यू हुई 0, वो आ गया रेस्ट पर। ठीक है, अब यहां पर हम थर्ड केस की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास थर्ड केस आता है, इफ द पार्टिकल एट रेस्ट इज मच मोर मैसिव देन अदर। तब क्या होगा, मतलब तो देखिए यहां पर हमारे पास केस थर्ड केस है। ठीक है, तो जो रेस्ट पर था, ठीक है, तो सपोज जो सेकंड बॉडी थी वो रेस्ट पर थी और वो ज्यादा मैसिव है, मतलब मास ऑफ सेकंड बॉडी इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो m1 मास है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम m2 से कंपेयर करें, तो वो इतना स्मॉल है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यही जो हमने v1 और v2 की वैल्यू अभी निकाली थी ना यहां से, उसी एक्सप्रेशन में यहां पर अगर हम m1 को नेग्लेक्ट कर दें, तो अगर m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए हमारे पास, वैसे तो हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या आई थी सेकंड केस में, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगर m1 को नेग्लेक्ट कर दें तो v1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो पार्टिकल v1 है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ u1। ठीक है, और अगर v2 तो हमारे पास 0 ही था, v2 तो 0 ही था। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक सीधा सा कंक्लूजन आता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, देखिए सपोज ये जो मास m2 है ये ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक मैसिव बॉडी है, ठीक है, सपोज यहां पर एक बॉडी है, मैसिव बॉडी है, ठीक है, मास m2 है, रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है, और यहां पर एक स्मॉल बॉडी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सपोज यहां पर एक ये हार्ड बॉल है, ठीक है, यहां पर ये हार्ड बॉल है और यहां पर ये एक छोटी सी बॉल है, एकदम बहुत छोटी सी, मतलब इसका मास और इसका मास एकदम नेग्लिजिबल है इसके सामने, इसका जो m1 मास है वो नेग्लिजिबल है इसके सामने। तो अगर ये u1 वेलोसिटी से आती है और इसे टकराती है, ठीक है, तो कोलिजन होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इसी का रिवर्स हो जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड यही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब ये यहां से जाएगी, इससे टकराएगी और इधर आ जाएगी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस ऑफ u1, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पहले इधर जा रही थी अब इधर जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, जो रेस्ट पर थी वो तो रेस्ट पर ही रहेगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे जो हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आपको ये केसेस याद रखने चाहिए। ठीक है, कि अगर दोनों बॉडी का मास सेम है और सेम होने के बाद अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तब क्या होगा, और अगर जो बॉडी रेस्ट पर है उसका मास ज्यादा है दूसरी बॉडी से, तब क्या होगा, तब जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो क्या होगी। ठीक है, और एक और केस आएगा यहाँ पर, उसको भी देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गई, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और सेकंड बॉडी जो रेस्ट पर थी वो तो रेस्ट पर ही रही, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हिली भी नहीं अपनी जगह से। ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक स्टील बॉल को किसी भी हार्ड सरफेस पर, सपोज देखिए ये सरफेस है, ये एक हार्ड सरफेस है, अगर यहां पर हम कोई भी एक बॉल लें तो देखिए ये एक हार्ड सरफेस है, ये एक हार्ड सरफेस है, और यहां हमारे पास एक ये बॉल है। ठीक है, अगर इस बॉल को हम इस पर ऐसे मारेंगे, ठीक है, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जंप करेगी उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ये इस सरफेस पर टकराई थी। ठीक है, और ये सरफेस तो यही का यही रहेगा, सरफेस को तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सरफेस जो होगा वो तो यही रहेगा, बट ये जो वेलोसिटी है, अगर ये u1 वेलोसिटी से ऐसे टकराई यहां पर, ठीक है, u1 वेलोसिटी से टकराई, तो ये माइनस u1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आएगी। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं और थोड़ा मजा करते हैं, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सपोज ये है बॉल, ठीक है, इसको अब हम फेंक रहे हैं, सपोज u1 वेलोसिटी है और ये हार्ड सरफेस है, इस पर अगर हम ऐसे फेंक दिया हमने, ठीक है, तो ये जो एक बार टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से ऊपर आएगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। पहले ऊपर से नीचे गई थी, अब नीचे से ऊपर आई। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल देखा, ये हमने यहाँ पे ऐसे देखिए लिखा भी हुआ है, ड्रॉपिंग अ स्टील बॉल। अगर कोई हम स्टील बॉल ले लें, ये तो एक प्लास्टिक की बॉल थी, अगर हम कोई स्टील बॉल ले लें तो उससे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर एक स्टील बॉल ले और उसको एक हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम ऐसे फेंक दें उसके ऊपर, मतलब उनका कोलिजन हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट रिवर्स्ड, ठीक है, एंड इट राइजेस टू द सेम हाइट, उसी हाइट तक राइज करेगी जहां से हमने उसे ड्रॉप किया था। बट देखिए यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि ये थियोरेटिकली तो ठीक है कि हम कह रहे हैं कि उसी हाइट पर ड्रॉप होगी, ठीक है, उसी हाइट पर ड्रॉप होगी, जिस हाइट पर हमने ड्रॉप किया था उसी हाइट तक वापस आएगी, है ना, उसी हाइट पर वापस आएगी, पर ऐसा तो नहीं है। हाँ, वेलोसिटी सेम रहेगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, हमने जिस वेलोसिटी से ड्रॉप किया उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। लेकिन देखिए, आप खुद ही देखिए, जैसे इसको हमने, इस बॉल को हमने सपोज हाइट h1 से नीचे की तरफ फेंका, अगर यहां पर फेंका था हमने, अगर यहां से फेंका था तो वो बॉल यहीं पर आएगी, टकरा के यहां कहीं आएगी। क्यों इतना नीचे क्यों आई? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर देखिए एयर रेजिस्टेंस होता है, कुछ आपका सरफेस का भी रेजिस्टेंस हो सकता है। सरफेस का रेजिस्टेंस मतलब कुछ फ्रिक्शन हो सकता है इस सरफेस के अंदर। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरेटिकली तो ठीक है ये चीज। अब यहाँ पर फोर्थ केस देखते हैं। ठीक है, फोर्थ केस में क्या करते हैं हम, फोर्थ केस में अगर जो बॉडी रेस्ट पर है वो बहुत ही ज्यादा हल्की हो, मतलब उसका मास बहुत कम हो, मतलब अब क्या केस ले रहे हैं हम, अब हम केस ले रहे हैं कि एक ये बॉडी है, ये है रेस्ट पर, इसका मास है m2, और एक बड़ी सी बॉडी जिसका मास है m1, देखिए क्या होने वाला है अभी, और इसकी वेलोसिटी है u1, ये आकर इससे टकराएगी। तब आप सोचिए कि क्या होगा, तब क्या होगा, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो मास m1 है वो वेरी 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 ग्रेटर देन m2 है। तो यहां पर अगर हम m1 को मतलब कंसीडर करें और m2 को निगलेक्ट कर दें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था, देखिए उसको दिखा देते हैं एक बार। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो हैवियर मास है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है
वो तो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही रहेगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी। मतलब इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ ही जाएगा टकराने के बाद, ठीक है। और जो ये स्मॉलर मास वाला है जो रेस्ट पर था, ये इस हैवियर मास की जो इनिशियल वेलोसिटी थी मतलब u1, इसकी डबल वेलोसिटी से मूव करेगा कोलिजन होने के बाद। देखिए कितनी कमाल की बात है। मतलब कि जो बॉडी थी जिसका मास m1 था, बहुत ज्यादा मास था, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, वो एक स्मॉल बॉडी से जाकर टकराई जिसका मास इस बॉडी से मतलब हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तब कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि जो मास m1 है वो तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से ही चल रहा था, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही है। लेकिन ये जो रेस्ट वाली बॉडी थी जिसका मास नेग्लिजिबल था, ये मतलब इस बॉडी के जो इनिशियल वेलोसिटी u1 उसकी ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करने लगी, ठीक है। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बताएंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। द वेलोसिटी ऑफ मैसिव पार्टिकल रिमेन्स प्रैक्टिकली अनऑल्टर्ड। यस, जो मैसिव है मतलब ये जो मैसिव है, मैसिव वाला पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो प्रैक्टिकली अनऑल्टर्ड ही रहेगी, ठीक है, ऑन कोलिजन विद लाइटर पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल है एक्वायर्स नियरली ट्वाइस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैसिव पार्टिकल। जो मैसिव पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी मतलब u1, उसकी डबल वेलोसिटी हो गई लाइटर पार्टिकल की, मतलब जिसका मास एकदम नेग्लिजिबल हम कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जैसे कि एक, ठीक है, किसी भी जो रिएक्टर्स होते हैं वहां पर हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक यही है, कोलिजन वाले ही है, ठीक है। मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं हम हाइड्रोजन को फॉर स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स है ये प्रोड्यूस हुए हैं बाय फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, ठीक है। जब यूरेनियम एटम जो है फ्यूजन करता है, देखिए फ्यूजन और फ्यूजन ये दो चीजें हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब सपोज एक ये बहुत बड़ा एटम है, हैवियर एटम है, और ये टूट रहा है बहुत सारे अपने कंपोनेंट्स में, उसको कहते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, दो लाइटर न्यूक्लियाई है और वो मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बन रहा है, ठीक है, वो मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ये चीज होती है फ्यूजन, ये होता है फ्यूजन। और एक हैवियर न्यूक्लियाई टूट रहा है लाइटर न्यूक्लियाई में, ये क्या होता है, ये होता है फ्यूजन, ठीक है। इस चीज को कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हम हाइड्रोजन का ही यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और मतलब कुछ यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि हम हाइड्रोजन का यूज क्यों करते हैं। किसी मैसिव मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा और भी किसी जो एटम्स होते हैं उनका यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन तो हमने क्या लिखा हुआ है, इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है मतलब प्रोटॉन, मतलब जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है मतलब कि प्रोटॉन, उसका जो मास है वो न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है, वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल ही होता है। तो यहां से जब हम हेड ऑन कोलिजन कराएंगे इस प्रोटॉन का और इस न्यूट्रॉन का, ठीक है, तो अगर इन दोनों बॉडीज का मास, जैसा हमने देखा था कि दोनों बॉडीज का मास सेम है, लेकिन अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो कोलिजन के बाद क्या होता था, जो बॉडी रेस्ट पर है वो मूव करने लग जाती थी और जो बॉडी मूव कर रही है वो कोलिजन के बाद रेस्ट पर हो जाती थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम जानते हैं ये न्यूक्लियस मतलब ये जो न्यूट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है इनको रेस्ट पर करते हैं।
तो क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस से टकराते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियस मतलब कि प्रोटॉन, इनका मास न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो जब ये टकराते हैं और ये रेस्ट पर है और न्यूक्लियस जो है, ये न्यूट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, ये न्यूट्रॉन्स रेस्ट पर आ जाते हैं और ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है ये मोशन करने लग जाता है, ये मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो बेसिक रीजन तो ये है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई एक मैसिव न्यूक्लियस हम यूज करें हाइड्रोजन की जगह, तब क्या होगा। ठीक है, तो मैसिव न्यूक्लियस हम यूज अगर करें, जैसे कि लेड हम ले लेते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा मैसिव है, तब क्या होगा, इस न्यूक्लियस को हम एज टारगेट ले रहे हैं, मतलब कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इस टारगेट पर आकर टकराएंगे। ठीक है, अब क्योंकि जैसा हमने केस पढ़ा था कि यहां पर अगर ये मास M2 है, मतलब अगर ये लेड वाले हैं, लेड न्यूक्लियस है, ठीक है, लेड न्यूक्लियस है, रेस्ट पर है, इसका मास M2 है, बहुत ज्यादा है, और जो न्यूट्रॉन्स है सपोज उनका मास M1 है, तो और ये मूव कर रहे हैं इसकी तरफ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो मास M2 है ये M1, हाँ, इस M1 मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं M2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम देखें यहां से तो नेग्लिजिबल है M1 की वैल्यू। तो उस केस में क्या होता था, ये जो बॉडी है अगर U1 स्पीड से इधर की तरफ जा रही है, अगर U1 वेलोसिटी से इस बॉडी पर टकरा रही है, तो वो माइनस U1 वेलोसिटी से वापस आ जाती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो क्या होता, जो ये जो न्यूट्रॉन्स है हमें इनको रेस्ट पर करना है, तो ये रेस्ट पर तो होते नहीं, बस क्या होता कि अगर पहले U1 वेलोसिटी से अगर ये न्यूट्रॉन्स इस लेड वाले न्यूक्लियस से टकराए थे, तो अब क्या होगा, U1 वेलोसिटी से ही दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, रेस्ट पर तो अभी भी नहीं हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैवियर न्यूक्लियाई तो यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर हम एक लाइटर न्यूक्लियाई यूज करें, अगर एक लाइटर न्यूक्लियाई यूज करें तब क्या होगा। लाइटर न्यूक्लियाई यूज करने का मतलब क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई यूज करने का मतलब ये है कि अगर ये है न्यूट्रॉन्स, अगर ये है न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका मास है M1, इसकी वेलोसिटी है U1, और यहां पर एक ये बहुत छोटा सा मतलब लाइटर न्यूक्लियाई है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम देखें न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में तो वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये U1 स्पीड से, ये U1 वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो क्या होगा, ये न्यूट्रॉन तो U1 वेलोसिटी से ही चलेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डबल वेलोसिटी से चलने लग जाएगा, मतलब इस न्यूट्रॉन की डबल वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा। पर हमारा मोटिव तो ये है कि ये न्यूट्रॉन रेस्ट पर आए, न्यूट्रॉन रेस्ट पर तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, वो तो अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से चले ही जा रहे हैं कोलिजन के बाद भी, तो इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एज अ स्टेशनरी टारगेट, मतलब जहां पर न्यूट्रॉन्स आकर टकराएंगे, ठीक है, जहां पर न्यूट्रॉन्स आकर टकराएंगे उस केस में हम यहां पर अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस ले, तो वो एक बेस्ट टारगेट है। ठीक है, अब इसका रीजन तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो में हम यहाँ पर यही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे कि आज की वीडियो में हमने लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, अब यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है सेंटर ऑफ मास वाली। तो दोस्तों मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये प्रैक्टिकल जो हमने आपको थोड़ा सा करके दिखाया
बॉल के साथ और फ्लोर के साथ। आपको ये कैसे लगा आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और उनमें ऐसे एप्लीकेशंस आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।